चरणों के चुनाव में उनका कोई भी सेंट्रल लीडरशिप से कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा है, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, जिनकी वहां पर बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, वो लोग नहीं पहुंचे। और उनके ना पहुंचने के बाद ही ये सवाल वहां उठने लगे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल सर्किल में नहीं बल्कि इनके अपने घर में, मतलब जो इनका गठबंधन है, उस गठबंधन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वो वजह क्या है कि ये जो पार्टी के जो बड़े नेता है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए बंगाल न जाने पर यह कहना है नदीम का, जो नवभारत टाइम्स के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। नमस्कार, आज है रविवार 4 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे घर में अनुसूचित जाति की महिला बनाती हैं खाना। उधर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, राजनीतिक रैलियों के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 92,000 से अधिक लोग हुए संक्रमित, 514 लोगों की मौत। पहली लहर के पीक से महज 5,000 का फासला। अकेले महाराष्ट्र से आए 50,000 नए मामले। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस कैटेगरी में कई ऐसे लोग भी टीकाकरण के लिए अपना नाम दे रहे थे जो पात्र नहीं हैं। कोविन पोर्टल पर 45 साल से अधिक उम्र वालों का जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन। ओडिशा विधानसभा में शनिवार को जमकर हुआ बवाल। स्पीकर की ओर फेंके गए चप्पल और माइक्रोफोन, 3 बीजेपी विधायक निलंबित। बीजेपी ने स्पीकर पर लगाया पक्षपात का आरोप। कहा, हमारी बात सुने बिना ही विधायकों को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में होगा आईपीएल मैचों का आयोजन। बीसीसीआई ने कहा, इतने कम समय में वैकल्पिक मैदान पर बायो बबल बनाना मुमकिन नहीं। वानखेड़े स्टेडियम के 8 स्टाफ के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद आयोजन को लेकर उठ रहे हैं सवाल। अब खबरें काम की। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगा रहा मुंबई एयरपोर्ट। डीजीसीए ने नियम न मानने वाले पैसेंजर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का दिया था निर्देश। महाराष्ट्र में पहली से लेकर 8वीं तक की परीक्षाएं रद्द। बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट होंगे छात्र। वहीं बिहार सरकार ने 12 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का किया फैसला। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है बंगाल में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का चुनाव प्रचार न करना। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नदीम से, जो नवभारत टाइम्स के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता जहां बीजेपी के लिए जोरदार ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस के कैंपेन की कमान खुद ममता बनर्जी ने संभाल रखी है। इधर वाम दलों, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के संयुक्त मोर्चा में चिंता की आवाजें उठती दिख रही हैं। आईएसएफ के नेता अब्बास सिद्दीकी ने इस बात पर अफसोस जताया है कि कांग्रेस चुनाव में जोर नहीं लगा रही है। इस पूरी पिक्चर को आइए हम समझते हैं नदीम जी से, जो नवभारत टाइम्स के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। नदीम जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है बंगाल में, तीसरे के लिए 6 अप्रैल को होगा। कांग्रेस का चुनाव प्रचार अब तक कैसा दिख रहा है आपको? कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि 2 चरणों के चुनाव में उनका कोई भी सेंट्रल लीडरशिप से कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा है, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, जिनकी वहां पर बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, वो लोग नहीं पहुंचे। और उनके ना पहुंचने के बाद ही ये सवाल वहां उठने लगे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल सर्किल में नहीं बल्कि इनके अपने घर में, मतलब जो इनका गठबंधन है, उस गठबंधन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वो वजह क्या है कि ये जो पार्टी के जो बड़े नेता है वो क्यों नहीं आ रहे हैं।
एक वजह तो ये बताई जा रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ममता बनर्जी से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं और वहाँ के जो हालात हैं, बंगाल के जो पॉलिटिकल स्थिति है, उससे वो लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि वहाँ पर लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और इस वजह से वो अपने को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ बंगाल के चुनाव की नहीं है, बल्कि अखिलेश जी हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चले तो ये पाया गया है कि कांग्रेस जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भरोसे चुनाव लड़ती है, वहां पर वो चुनावों में दिलचस्पी नहीं लेती। जहां उसका सीधा कुछ दांव पर नहीं होता है, वहां पर वो दिलचस्पी नहीं लेती है। और जहां पर उसको लगता है कि अगर हमें जो कुछ भी फायदा होना होगा, जो कुछ भी होगा, वो तो हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं जिसके सहारे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसके जरिए हमको मिल ही जाएगा। अभी जो बिहार का चुनाव हुआ था, उसमें भी यही स्थिति हुई थी कि आप प्रियंका गांधी वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंची थी और राहुल गांधी 2 या 3 दिन गए थे और 2 से 3 उन्होंने मीटिंग करी थी। और जब नतीजा आया था तो उसके बाद आरजेडी से ही ये आवाज उठी थी कि कांग्रेस के लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है और उनकी वजह से हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटें लिया था और 2015 में 41 सीटें लिया था लड़ने के लिए और 2020 के इलेक्शन में उन्होंने 70 सीटें ले लिया था और 70 सीटों में वो सिर्फ 19 सीट जीत पाए थे। तो जो उनके शिवानंद तिवारी हैं, आरजेडी के बहुत सीनियर मोस्ट नेता है, उन्होंने इस पर बहुत आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था जब आपको लड़ना नहीं रहता है, जब आप सीटों के लेकर सीरियस नहीं रहते हो, तो इतनी ज्यादा सीटें मांगने का कोई औचित्य कांग्रेस का नहीं रहता है। और अगर 70 की जगह पर 30-35 सीटें लिए होते, 20 सीटें लिए होते और 50 सीटें आरजेडी को और मिल गई होती लड़ने के लिए, तो वहां पर चुनाव का नतीजा कुछ और होता। जी। बिहार से सबक लेते हुए तो तमिलनाडु में सीटों का बंटवारा होने लगा तो डीएमके के जो स्टालिन थे वो इस बात पर अड़ गए, उन्होंने बिहार से सबक लिया था। इन्होंने कहा पिछले चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस ने 41 सीटें लिया था डीएमके के साथ में, इस बार भी 50+ मांग रहे थे, लेकिन स्टालिन ने कहा कि नहीं, हम तुमको इससे ज्यादा सीटें नहीं दे पाएंगे और वो तो 16 सीटें दे रहे थे और अंततः 25 सीटों पर कांग्रेस को उन्होंने दिया। पिछले चुनाव में 45 सीटों पर लड़ी थी और इस बार उनको 25 सीटें दिया। इससे पहले अगर हम यूपी में चुनाव का देखें तो वहां अखिलेश यादव के साथ इन्होंने समझौता किया था। अखिलेश यादव से इन्होंने 114 सीटें मांग ली थी। 114 सीटों की वजह से अखिलेश यादव को अपने तमाम सिटिंग विधायकों का टिकट काट करके इनको सीटें देनी पड़ी थी और 114 में ये सिर्फ 7 सीटें जीत कर आए थे। तब अखिलेश यादव ने भी कहा था कि कांग्रेस को इतनी सीटें देना हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो ये बात हम इस संदर्भ में हमने आपको ये याद दिलाया कि कांग्रेस की एक आदत बन गई है कि वो जहाँ पर सीधे मुकाबले में नहीं होती है, क्षेत्रीय दलों के साथ होती है, वहां पर वो चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उसको लगता है कि हम क्षेत्रीय दलों के भरोसे ही नदिया पार को पार कर ले जाएंगे और बंगाल में भी वही स्थिति है उसको लग रहा है कि लेफ्ट पार्टियां उसको बहुत ज्यादा अब्बास सिद्दीकी पर भरोसा है तो उसके सहारे वो चुनाव को पार कर लेना चाहती है। और दिल्ली तक इस बात की खबर भी है उनके कैंप पे कि कांग्रेस की स्थिति बंगाल के चुनाव में बहुत अच्छी नहीं है। जी, 2 बातें आप कह रहे हैं, 2 बड़ी अहम बातें आपने याद दिलाई हैं। एक तो कि कांग्रेस जहां क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर लड़ती है वहां पूरा जोर नहीं लगाती है और दूसरी बात आप बहुत इंपॉर्टेंट याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस को खुद ये अंदाजा लगभग हो चुका है कि वहां उसका बहुत कुछ दांव पर नहीं है और लड़ाई जो है वो 2 दूसरी पार्टियों के बीच चल रही है। लेकिन केरल का चुनाव इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस इसीलिए केरल के चुनाव पे ज्यादा फोकस कर रही थी कि वहां पहले जो मतदान बीत जाए उसके बाद बंगाल में उतरेंगे, ये स्ट्रेटजी तो नहीं है इसके पीछे?
नहीं, अब स्ट्रेटजी वो तो नहीं हो सकती है। देखिए, केरल में कांग्रेस को लगता है कि अगर सत्ता में आए तो उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। असम में वो पूरा जोर लगाए हुए हैं, उनको लगता है कि हम उनके नेतृत्व, असम में जो सरकार बनेगी अगर आती है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा और केरल में भी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन बंगाल में लेफ्ट का चीफ मिनिस्टर होगा। कांग्रेस वहाँ जूनियर पार्टनर की भूमिका में लड़ रही है। और दूसरी बात ये है कि दो बहुत अहम चुनाव खत्म हो गए। ममता बनर्जी का चुनाव निपट गया है, नंदीग्राम का चुनाव हो गया। अगर कांग्रेस अपने को टीएमसी के विकल्प के रूप में पेश कर रही होती तो उसे टीएमसी के गढ़ में जाना चाहिए था। उसे नंदीग्राम में कम से कम राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब उसके तो साफ संकेत है, या तो आपने अपने को मैदान से बाहर मान लिया है और या फिर आप ममता बनर्जी के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते हो। कांग्रेस को लगता है कि ठीक है, बंगाल हार भी गए तो क्या हुआ, अब हम जब राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, केंद्र का चुनाव होगा तो हो सकता है कि ममता बनर्जी हमारे साथ है, ममता बनर्जी हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार न हो तो वो कांग्रेस को सपोर्ट कर दे। तो हो सकता है कि आप उस नजरिए से देख रहे हो। तो ही स्थितियां हैं। अगर आपने नंदीग्राम में आप नहीं गए हो चुनाव सभा करने के लिए, नंदीग्राम का चुनाव खत्म हो गया है, तो दो ही संकेत हैं, या तो आपने अपनी हार मान ली है या आप ममता बनर्जी के साथ से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हो। जी, ममता बनर्जी के साथ कई दूसरे विपक्षी दल भी जो है वो लामबंद हैं, मतलब एक तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और क्या पता कांग्रेस इस दुविधा में फंस गई हो। ऐसा लग रहा है आपको कि ममता से जो आप कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही हो सकता है। क्या ऐसा भी है कि जो 2 चरणों वाले जो ये मतदान दो चरणों में खत्म हुए हैं, उन इलाकों में कांग्रेस की संभावना कुछ खास नहीं थी और उसे आगामी चरणों में अच्छी संभावना दिख रही है, इसलिए बड़े नेता वहां उतारेगी कांग्रेस राहुल या प्रियंका को, ऐसा है कुछ? देखिए, अभी तक तो उन लोगों का कोई कार्यक्रम आया नहीं है। हो सकता है आए, क्योंकि चुनाव तो बहुत लंबा है, 29 अप्रैल तक के चुनाव चलना है। लेकिन राजनीति तो धारणा का खेल है। अगर आप एक बार धारणा बनाने में फेल हो गए, धारणा आपके विपरीत बन गई, तो फिर आपको बहुत नुकसान हो जाता है। और शायद कांग्रेस को उसी धारणा का ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और अभी तक तो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो कोई कार्यक्रम वहां नहीं गया है। और प्रियंका गांधी तो शायद उन्होंने तो ट्वीट करके भी कहा है कि अगले कुछ दिनों जो है वो कोविड की वजह से जो उनके पति को पॉजिटिव निकले, उन्होंने कहा है कि वो भी अपने दौरे रद्द कर रही हैं। तो इस वजह से तो प्रियंका गांधी का कोई और कार्यक्रम नहीं लगने वाला है भी आगामी कुछ दिनों में, और राहुल का भी नहीं आया है और आएगा। लेकिन आप धारणा के विकास पर आप वहां पर पिछड़ गए हो, धारणा आपके विपरीत जा रही है, आपके सहयोगी ही आप पर उंगली उठा रहे हैं। तो आपकी रणनीति तो, अगर आप कोई ऐसी रणनीति पे काम कर रहे हो तो ये रणनीति तो आपकी फेल हो गई है। ममता का हवाला आप दे रहे हैं, ममता के साथ कांग्रेस अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती है, ऐसा लग रहा है। वो केरल और बंगाल का जो समीकरण है कांग्रेस के लिए, क्या उसके चलते भी दुविधा है सेंट्रल लीडरशिप में? एक तरफ लेफ्ट से लड़ रहे हैं, एक तरफ लेफ्ट के साथ है। देखिए, कांग्रेस दुविधा का ही शिकार है, वो हर कदम पे दुविधा का शिकार होती है। अगले जी अगर आप थोड़ा सा और पीछे याद करें तो 1974 से 77 के दरमियान जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन था, उससे बड़ा आंदोलन आज तक कोई हुआ नहीं है। और उसमें वोटर्स की नाराजगी का आलम इससे बड़ा आलम क्या देखोगा कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो तक चुनाव हार गई थी। लेकिन 1977 में कांग्रेस इतनी बुरी हारने के बावजूद 153 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ कोई जयप्रकाश नारायण जैसा आंदोलन नहीं था, ना वैसी कोई नाराजगी दिख रही थी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपने निम्नतम प्रदर्शन पर थी, सिर्फ 44 सीटें। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है तो भी कांग्रेस 153 सीटें जीतती है, लेकिन 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीतती है। और 2019 में जब ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता जनित नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसमें भी कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें पा पाई। तो अगर 44 और 52 के बीच कांग्रेस में बट रही है तो इस बात का बिल्कुल सहज अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस कदम दर कदम दुविधा की शिकार है। उसके पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है, वो ये तय ही नहीं कर पाती है कि किस पार्टी से हमें लड़ना है,
किस पार्टी के साथ हमें खड़े होना है। अगर आप एक तरफ बंगाल में अपने पांव पे अपने को पांव पे खड़े होना चाहते हो तो आपको ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते हुए दिखना चाहिए। आप ममता बनर्जी से लड़ते हुए भी दिखना नहीं चाहते हो और चाहते हो कि पब्लिक आपको विकल्प के रूप में स्वीकार कर ले, तो ये मुमकिन ही नहीं है। और जब ये मुमकिन नहीं है तो आपको ऐसे ही हर चुनाव में आपको ऐसे ही हार का सामना करना पड़ेगा। जी, लेकिन बंगाल में ऐसा तो नहीं है कि केरल में और असम में राहुल और प्रियंका जो है वहां लगे हुए थे बड़े जीजान से, और तो कांग्रेस की जो सेकंड लीडरशिप है, सेकंड रैंक की लीडरशिप है, उसके लिए भी जो है बंगाल में उन्होंने कोई प्रोग्राम तय नहीं किया। जो बड़े नेता हैं, जो ग्रुप 23 के नेता हैं, उनके लिए भी कम से कम प्रोग्राम तय करना चाहिए था बंगाल जैसे अहम राज्य में, वो भी नहीं हो पाया। बिल्कुल वो नहीं हो पाया। अब यही तो कहा जा रहा है कि अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा एक दिन में कितनी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं कर रही। और हमने आपको पहले बताया कि कांग्रेस का सारा ध्यान उन्हीं 2 राज्यों में ज्यादा केंद्रित करे हैं जहां उनके नेतृत्व में सीधे सरकार बनने की संभावना है, असम और केरल। केरल में अगर एलडीएफ हारता है तो यूडीएफ की जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस का सीएम बनेगा, और असम में भी अगर बीजेपी गठबंधन हारता है तो जो कांग्रेस के नेतृत्व में वहां महागठबंधन बना तो उसमें कांग्रेस का सीएम बनना है। तो कांग्रेस वहां पर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि जहाँ क्षेत्रीय दलों के भरोसे जहाँ क्षेत्रीय दलों के जूनियर पार्टनर होते हैं वहां पर कांग्रेस कतई कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। और ये उसके लिए अब क्षेत्रीय दलों ने इन पर इसीलिए भरोसा करना बहुत कम कर दिया है। यूपी के बाद बिहार से आवाज उठी, बिहार के बाद स्टैलिन को मुझे याद है उनका अखबार में उनका बयान छपा था, उन्होंने कहा नहीं, हम कांग्रेस को 41 सीट किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, 16 सीटों से ज्यादा हम दे ही नहीं सकते इनको हारने के लिए और सीट बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। आखिर में 25 सीटें उन्होंने दिया, पिछले चुनाव से 16 सीटें कम। तो कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के जो उसके सहयोगी हैं क्षेत्रीय दल, उनके बीच भी अपनी साख कम कर रही है। इसका नतीजा अगर इस बार जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन किया, 2 चरणों के चुनाव में कोई गया नहीं, अगले के राज्यों में जो भी चुनाव होंगे तो शायद क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सीटें देने के पर एक बार फिर से सोचे कि इनको कितनी सीटें दी जानी चाहिए, जिस पर एक गंभीरता से चुनाव लड़े। शिवन तिवारी ने कहा था कि 70 सीटें ली और कांग्रेस 70 जनसभाएं नहीं कर पाई, तो वही स्थिति हुई जा रही है बंगाल में भी। नदीम जी, आपने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा के बाद जानिए आगामी प्रमुख इवेंट्स के बारे में। 5 अप्रैल को नए कृषि कानून से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 6 अप्रैल को बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होगा मतदान। 9 अप्रैल को आईपीएल की होगी शुरुआत। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1904 में गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल का जन्म। 1905 में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में भूकंप से 20,000 लोगों की मौत। 1968 में अमेरिकी एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 6 अप्रैल को हल्की बारिश का अनुमान। इनमें यूपी, पंजाब और हरियाणा शामिल। राजस्थान, बिहार और झारखंड में धूल भरी आंधी चलने की संभावना। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, अन्याय कहीं भी हो रहा हो, वो हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। तो ये था आज का डेली न्यूज़कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।